मिलॉर्ड, तन्मय को पता था कि वो फोन कहां पर है और वो इस बात को लेकर बहुत डरा हुआ था कि अगर वो फोन पुलिस के हाथों लग गया तो तन्मय बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। यही असली खूनी है जज साहब। अरे कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। साला 50 पैसे के लिए अपने बाप का खून कर सकता है। ये हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है साला। ऑर्डर ऑर्डर। कृष्णा, शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। हाँ, अभी ने आदर्श भाई का फोन चुराया, लेकिन हमने आदर्श भाई को नहीं मारा। अरे हम क्यों अपने आदर्श भाई को मारने लगे? हाँ जज साहब, हमने आदर्श भाई का फोन चुराया, लेकिन हमने उन्हें मारा नहीं। दरअसल आदर्श भाई का फोन बहुत ही महंगा वाला, बहुत ही अच्छा फोन था, हमें बहुत पसंद था। और हम ठहरे छोटे आदमी, छोटी कमाई करने वाले छोटे आदमी, साल भर में पैसा बचाते वैसा फोन हासिल नहीं कर पाते। इसलिए जब हमारी नजर पड़ी उस फोन पर तो हमने उसे चुरा लिया, क्योंकि हमें पता था कि अगर फोन पुलिस की कार्रवाई में चला गया तो फिर वो वापस आने से रहा, इसलिए हमने वो फोन चुराया। लेकिन हमने अपने आदर्श भाई को नहीं मारा जज साहब, हमने नहीं मारा। झूठ बोल रहे हो तुम, ये बात सच नहीं है, झूठ बोल रहे हो तुम। मिलॉर्ड, सारी बातों से यह साफ हो जाता है कि तन्मय ही आदर्श का असली कातिल है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि तन्मय श्रीवास्तव को असली कातिल मानकर, मुख्य आरोपी मानकर इस केस की नए सिरे से छानबीन करने का आदेश दिया जाए और बेकसूर कृष्णा को बाइज्जत बरी किया जाए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। इतनी भी क्या जल्दी है मेरे फाजिल दोस्त? जज साहब, तन्मय सच कह रहा है। इसकी हैसियत देखकर लगता है, और कोई भी बोल सकता है, कि इस तरह के मोबाइल के लिए ये ऐसी बेवकूफाना हरकत कर सकता है, फोन चुरा सकता है। और इस डर के मारे कि पकड़े जाने के बाद सब इसे चोर कहेंगे, ये फोन छिपा भी सकता है, लेकिन ये आदर्श का कत्ल नहीं कर सकता। मिलॉर्ड, तन्मय क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, यह इसी बात से साबित हो जाता है कि आदर्श की हत्या का मामला जब मोबाइल तक पहुंचा तब भी तन्मय ने उस मोबाइल के बारे में अदालत को कुछ नहीं बताया। मिलॉर्ड, मैं अब एक ऐसे गवाह को बुलाना चाहूंगा जिसने हत्या वाले दिन तन्मय को देखा था। घटनास्थल के पास ही उसकी चाय की दुकान है। इजाजत है। क्या तुम इन्हें जानते हो? हाँ जानते हैं। ये उस दिन जिस दिन खून हुआ था हमारी दुकान पे आए थे। बहुत घबराए से थे, किसी का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था अब्बे को देख लेगा, ये लिए कुछ छुपे छुपे से बैठे थे और चाय पे चाय पिए जा रहे थे। मिलॉर्ड, तन्मय आदर्श को अकेला छोड़कर वहां क्यों गया? उसके बयान के मुताबिक वो खाने पीने की चीजें लेने गया था। जाहिर सी बात है कि वो वहां अकेला था, और वो इतना परेशान क्यों था?
माय लॉर्ड, इस बात से यह साफ जाहिर होता है कि तन्मय आदर्श के कत्ल को प्लॉट करके एक प्लानिंग के तहत वहां बैठा था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, अगर डिफेंस लॉयर की कहानी खत्म हो गई हो तो मैं भी अदालत को कुछ बताना चाहूंगा। जज साहब, तन्मय परेशान इसलिए था क्योंकि इसे आदर्श की चिंता हो रही थी। ये वहां पिकनिक मनाने नहीं गया था, बल्कि इसे डर था कि कहीं कृष्णा आदर्श का कत्ल ना कर दे। और जब ये वहां बैठा सोच ही रहा था कि आदर्श को कृष्णा से कैसे बचाया जाए, तब तक कृष्णा बेरहमी से आदर्श का कत्ल कर चुका था। जज साहब, तो माय लॉर्ड, मेरे होनहार मित्र हमें यह बताने का कष्ट करेंगे कि तन्मय वहां छुप किससे रहा था। जज साहब, इसके लिए मुझे इनके गवाह से बातचीत करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। तो आपकी चाय की दुकान पे ये आदमी चाय पीने आया था, छिपने की कोशिश भी कर रहा था जैसे आपने कहा। अब आप अदालत को यह बताइए कि यह आदमी आपकी दुकान पर कहां छिपने की कोशिश कर रहा था? किसके आगे, किसके पीछे बैठने की कोशिश कर रहा था? मुंह छिपा रहा था, क्या छिपा रहा था, कैसे कोशिश कर रहा था तन्मय छिपने की? इसने ऐसा कुछ किया? नहीं, तो आपने कैसे कह दिया कि यह आदमी आपकी दुकान पे छिपने की कोशिश कर रहा था? बस ऐसे नहीं लगवा। ऐसा नहीं लगता? अब जा सकते हैं। जज साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि डिफेंस लॉयर को हिदायत दी जाए कि ऐसा लग गवाह जैसे गवाहों को बुलाकर अदालत का वक्त जाया ना करें। ये गवाह खारिज किया जाता है। मिलॉर्ड, डिफेंस लॉयर के पास ना ही कोई पुख्ता सबूत है और ना ही उस हथियार पे मिले उंगलियों के निशान जिससे यह साबित हो सके कि तन्मय ने आदर्श का कत्ल किया। लेकिन फिर भी ये बार बार मेरे मुवक्किल पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। माय लॉर्ड, रॉड लगने से पहले ही आदर्श की मौत हो चुकी थी। और उसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई, इसलिए मायने रखता वो हथियार जिससे आदर्श का गला घोटा गया। इसलिए मैं अदालत से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि तन्मय को अपराधी मानकर इस केस को आगे बढ़ाया जाए, ना कि कृष्णा को दोषी मानकर। थैंक यू माय लॉर्ड। यह अदालत तन्मय को रिमांड में लेकर इस मुकदमे की नए सिरे से छानबीन का आदेश देती है। लेकिन कृष्णा की जमानत नामंजूर की जाती है।
पिछले कुछ दिनों में तुम्हें तन्मय के व्यवहार में कुछ अजीब सा लगा, जैसे कि वो किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा हो? इसके अलावा क्या घर में कुछ अजीब सा हुआ था क्या आदर्श भैया की मौत के बाद? याद करने की कोशिश करो, क्या कुछ भी ऐसा तुम्हें लगा है जो घर में बहुत अजीब सा हुआ हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक बात जरूर अजीब हुई है। घर से कोमल भाभी के गहने चोरी हो गए। क्या गहनों की चोरी? आरुषि, हमें सब कुछ बताओ। दीदी, पता नहीं कैसे पर घर पर कोमल भाभी की अलमारी से किसी ने गहने चोरी कर लिए, जबकि दादी तो सारा टाइम घर पर ही रहती थी और दादी ने बताया भी कि वो कहीं बाहर नहीं गई थी। ऐसे में तो बाहर का कोई इंसान भी घर पर नहीं आया। लेकिन तन्मय ने इस बात को ये कहकर टाल दिया कि जब हम लोग कोर्ट गए होंगे तब पीछे से आकर किसी ने चोरी कर ली होगी। तन्मय ने गहने चोरी होने की बात पर इतना आराम से रिएक्ट किया, मानो जैसे कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं हो। अच्छा, गहनों की चोरी के अलावा घर से और कुछ चोरी हुआ था क्या? या चोरी के दौरान कुछ टूटा हो, या चोर ने अलमारी तोड़कर चोरी की हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन गहने चोरी करने वाले ने गहने इस तरीके से चोरी किए कि अलमारी से गहने निकालने के बाद उसने अलमारी बंद करके चाबी उसी जगह पर रख दी जहां चाबी होती थी। आरुषि, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। कोई चोर ऐसे कैसे चोरी कर सकता है? और चोरी करने के बाद उसे अलमारी बंद करके जाने की क्या जरूरत थी? मतलब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि चोर को ये पता कैसे चला कि गहने कोमल भाभी के कमरे में उनकी अलमारी में ही है। दीदी, हमें लगता है कि भाभी के गहने किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि तन्मय ने ही चोरी किए, और चोरी करने के बाद उसने सब कुछ पहले जैसा कर दिया। तुम सही कह रही हो आरुषि, ये किसी चोर ने नहीं बल्कि किसी घर के ही आदमी ने किया है, और सारा शक तन्मय पर ही जाता है। उसे जरूर कुछ पैसों की जरूरत पड़ी होगी तभी उसने चोरी की। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि उसे पैसों की जरूरत पड़ी क्यों? आरुषि, जरा ध्यान से सोचो, घर में क्या कुछ ऐसा अलग अजीब सा हुआ था क्या आदर्श भैया के खून से पहले या बाद में? सोचो आरुषि। नहीं, हम नहीं देंगे। लल्ला, हमका चाबी वापस दे दे, हम कह रहे तुमका। लल्ला, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हमें चाबी नहीं देंगे। लल्ला, हमका चाबी वापस दे दे। ये चाचू के बाइक की चाबी खेला की चीज है ना। नहीं, हम नहीं देंगे। जैसे पिक्चर में सब गाड़ी चलाते, हम ऐसे चलाएंगे। बाइक की कीचेन। दीदी, तन्मय ने अपनी बाइक की कीचेन बदली, वो भी आदर्श भैया के देहांत होने के तुरंत बाद। श्यामू बेटा, अब तो हर तरह से साबित होता जा रहा है कि तन्मय ने ही आदर्श का खून किया है। अरे, हमारे घर में ही छुपा है हमारे बेटे का कातिल। अब क्या कहें और क्या करें मां? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब कुछ क्या साबित हो रहा है हमारी समझ से बाहर है। अभिमन्यु का कहना है कि ये सब कुछ कृष्णा के घर वाले कर रहे हैं, सिर्फ केस को भटकाने के लिए।
श्यामू बेटा, ये मत भूलो कि उन घर वालों में तुम्हारी बेटी भी है, जिसके अंदर तुम्हारे संस्कार भरे पड़े हैं। प्रतिज्ञा कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, कभी गलत नहीं कर सकती। मां, रिश्तों की त्रासदी के जिस मोड़ पर हम सब खड़े हैं, वहां कुछ भी संभव है। कोई कुछ भी कर सकता है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी बातों पर विश्वास करें और किसकी ना। यहां तो सभी अपने हैं। क्या करें? अब क्या कहते हो प्रोफेसर साहब? अपने ही घर में सांप पाल के बैठे थे और साला हमरे बाबा को सूली पर चढ़ाया कि खाती रेड़ी चोटी का जोड़ लगाई थी। लेकिन अब तो सच सामने आएगा भाई ना, तो कम से कम फैसला तो सही लीजिए। वैसे बड़ी सच्चाई की पूजा करते हैं ना, तो अब तो अदालत में भी सच सामने आएगा कि हमारा बाबा तुम्हारे आदर्श की जान नहीं लिया है। बाबा के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया है वो वापस खींच लीजिए और मुकदमा दायर करिए तन्मय के खिलाफ। बस इतना कर दीजिए प्रोफेसर साहब, हम तुरंत ही बाबा की जमानत कर पाएंगे। ऐसे कैसे हम मुकदमा वापस ले सकते हैं? अगर कृष्णा के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ है तो तन्मय के खिलाफ भी कुछ भी साबित नहीं हो पाया है अब तक। हमारा वकील कोर्ट में केस लड़ रहा है। अब ये कोर्ट ही तय करेगा कि कौन खूनी है और कौन बेगुनाह। अरे यार, तन्मय कोनो दूध का दूल्हा भगवान का अवतार नहीं है प्रोफेसर साहब। रूही मारा है तुम्हारे आदर्श को। और अगर ये आरोप साबित नहीं हुआ तो बहुत जल्द बढ़ जाएगा। लेकिन ये तो साबित हुआ है ना कि बाबा निर्दोष है। ये तो जानते हो ना सब। कैसे समझाएं प्रोफेसर साहब, बाबा अपनी बहन की जिंदगी कब्बों बर्बाद नहीं कर सकता। मान जाइए और मुकदमा वापस ले लीजिए। अब ये केस तो वापस नहीं ले सकते हम। फैसला चाहे जो भी हो, बर्बाद तो हमारी ही बेटी की जिंदगी होगी दोनों तरफ से। चाहे हम इस मुकदमे को जीतें या हारें, हार तो दोनों तरफ से। अरे यार प्रोफेसर साहब, माता जी समझाइए ना यार। ये तुम्हारी हार जीत के चक्कर में हमारा बाबा मरा जा रहा हुआ। अरे का सच्चाई दिख नहीं रही का तुमका? सारे सबूत तन्मय के खिलाफ इशारा कर रहे। तुम्हारी अपनी दोनों बेटियां तन्मय के खिलाफ बोल रही है और साला तुम बस कल के आए बाहर वाले वकील के चक्कर में आए कि अपने दामाद को सजा दिलाने पे चले हो। सोचे हो प्रोफेसर साहब की का नतीजा क्या निकलेगा? मुजरिम चाहे जो भी साबित हो, चाहे कृष्णा या तन्मय, हार तो हमारी ही है। मामा, आप हमारे घर क्यों नहीं आते? समर का है, वो आपके साथ क्यों नहीं आया? अरे अपने दादाजी से पूछ कि काहे को नहीं आता तुम्हारे घर और काहे साला यहाँ का प्राणी हुआ नहीं जाता। लेकिन अगर ये रवैया रहा ना तो इन दोनों परिवार के बीच दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि रिश्तेदारी निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जानते हैं इसलिए समझाने आए साला तुमका। पढ़े लिखे कमार। आओ आरुषि आओ। तुम
बड़ी विश्वासघाती निकली। अपने ही पति के पीठ पे छुरा भोंक दिया जिस वक्त हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब तुम अपने पत्नी होने के फर्ज को अदा कर सकती थी, उस वक्त तुमने मुझे धोखा दिया। एक तरफ तुम्हारी ये बहन है जो अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी करती है, और एक तरफ तुम जो अपने ही पति के लिए फांसी का फंदा तैयार करती है। अपनी इस धोखेबाज बहन के झांसे में आकर तुमने अपने ही पति को मुजरिम की तरह सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया। अपने सारे रिश्तों की बलि चढ़ाकर तुम अपने ही पति की जान की दुश्मन कैसे बन सकती हो आरुचि, कैसे? तन्मय, तुम भावनाओं का झांसा मत दो तन्मय। रिश्ते नातों की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। जो घिनौना काम किया है ना तुमने, उसके लिए तुम्हें सजा तो होकर रहेगी। अब तुम देखना आदर्श भैया की मौत का बदला हम कैसे लेते हैं, और हम तुम्हें आदर्श भैया का कातिल साबित करके रहेंगे। जो करना है कर लो, कुछ नहीं बिगाड़ सकती आप हमारा। निर्दोष हैं हम। हमें खूनी साबित करने के लिए सबूत है आपके पास? बस कह के खुश हो लीजिए आप। अगर किसी को सजा होनी है ना तो वो कृष्णा को होगी। सूली पर अगर कोई चढ़ेगा तो वो कृष्णा चढ़ेगा, जान लीजिए आप। बात करती हैं।